Assalamualaikum dear students, myself Dr. Saida Nuin and I am once again back with a new topic of current electricity today, and that is the topic of resistivity and its dependence upon temperature. जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको कल बताया था कि इस टॉपिक में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो कि मैं मार्क करके लेकर आई हूँ आपके लिए। आप ये देख सकते हैं साइड पे, अपने लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि what is resistance, question number 1. Question number 2, what is resistivity or specific resistance? Question number 3, what is the relation between resistance and resistivity? Question number 4, what is conductance? Question number 5, what is the relation between resistance and conductance? Question number 6, what is conductivity? Or question number 7, what is the relation between resistivity and conductivity? Question number 8, define temperature coefficient of resistance, and question number 9, define temperature coefficient of resistivity. इन तमाम क्वेश्चन के आंसर्स बेटा आपको इसी टॉपिक के अंदर से हमने फाइंड आउट करने हैं और आपको मिलेंगे भी, ठीक है। तो आप ये तमाम क्वेश्चंस भी नोट डाउन कर लें। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेशन के तौर पे भी आ सकते हैं या इस तरह भी आ सकते हैं। आपने इन तमाम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको पता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि हमारे 44 मार्क्स जो हैं वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के ऊपर बेस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसमें चूंकि डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं थी, लेकिन उसका एक्सप्रेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, हमने कल पढ़ा था ना कि ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कितनी मुज़ाहमत उसको फेस करनी पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए या इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कितनी, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस होगी ना जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो उनके फ्लो करने के लिए जो उनको रास्ते में जितनी मुज़ाहमत फेस करनी पड़ेगी वो रेजिस्टेंस होगी। सो रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ये अब उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये आपने कल नहीं देखी थी। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ L है और उसका एरिया A है, तो यू कैन डिफाइन द रेजिस्टेंस, या आप उसकी इस तरह से उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं रेजिस्टेंस की, और फिर आप उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। और जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल टू रो। ये ग्रीक लेटर है रो, L/A, जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है आपके केस में, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, या फिर रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर कहते हैं। सो आप इस रो को जो है, जो कि आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया, दिस इज योर रेजिस्टिविटी, या जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल कहते हैं। अब यहाँ से मैंने रेजिस्टेंस बताया, रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन बताई। यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, कल हमने पढ़ी थी, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, ठीक है, वो उसकी ओहम होती है ऐसा यूनिट, वो भी आप इसके साथ डेफिनेशन में लिखेंगे। डेफिनेशन में वैसे तो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं कि भाई आपने उसकी इसको डिफाइन करना है, उसके बाद आपने उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखनी है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने उसकी यूनिट लिखनी होती है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने बताना है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, और पाँचवें नंबर पर आपने ये बताना होता है कि डायमेंशन अगर आपको इसकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो आप 5th पॉइंट पर बता सकते हैं। अब एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो आपको हर डेफिनेशन के ज़रूर बताने हैं, क्योंकि आखिरी 2 पॉइंट्स के स्केलर है या वेक्टर है या डायमेंशन क्या है वो आप स्किप कर सकते हैं अनटिल और अनलेस के उन्होंने आपसे मांगी ना हो, ठीक है। यानी अगर वो आपसे कहें कि इसकी डायमेंशन बताएं या इसकी स्केलर और वेक्टर उसके बारे में बताएं, या आपको ऑलरेडी उसके बारे में पता है, जैसे लेंथ है या डिस्टेंस है, तो आपको पता है कि वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और आपको उसकी डायमेंशन भी L होती है, वो आप लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में जब आपको कम से कम एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं, डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और यूनिट, ठीक है, वो लाजमी आपने लिखनी है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट उसकी आपने उसके साथ लाजमी लिखनी है। तो आप यहाँ पर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या लिख सकते हैं, ओहम। ओहम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसमें जो है वो ओहम जो है इसकी यूनिट को ऐड कर लें, आपने इसको कल भी पढ़ा था। अब आगे देखें, आगे जो रेजिस्टिविटी,
What is resistivity? Resistance is the characteristic of particular wire. एक खास वायर जो होती है ना, उसकी जो खसूसियत होती है वो रेजिस्टेंस डिटरमाइन करता है. Whereas resistivity is the property of the material of which the wire is made up of. यानी वायर जिस चीज़ से बना हुआ है, किस मटेरियल से बना हुआ है, रेजिस्टिविटी उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है. ठीक है, तो ये आप यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं. ऐसे भी ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, थोड़ी सी डेफिनेशन उसकी नीचे है. ये डेफिनेशन है, प्रॉपर जो डेफिनेशन है रेजिस्टिविटी की वो यहाँ पे है कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी. यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर, यानी एक वायर जिसका एरिया मीटर स्क्वायर है और जिसकी लेंथ मीटर है, तो फिर उस वक्त जो उसका रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर होगा या मटेरियल होगा, वो जो है उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी. सो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल. और ये उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि इसी एक्सप्रेशन से निकाली हुई है आपने. ये जो एरिया इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज आर ए, और ये जो लेंथ मल्टीप्लाई हो रही थी डिवाइड हो जाएगी, तो दिस इज आर ए ओवर एल. ये बन जाएगी फॉर्म. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से अब आप इसकी यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं. यूनिट किस तरह से डिफाइन करेंगे कि एरिया मीटर स्क्वायर है, लेंथ अगर 1 मीटर है, तो आपको पता है मीटर और 1 मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का 1 मीटर. तो यहाँ से इसकी यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओहम. ये सिंबल है ओहम का, ये ग्रीक लेटर है ओहम. ठीक है, तो ये ओहम का सिंबल है, और साथ इसको जब आपने लेंथ को एरिया से 1 मीटर को कैंसिल कर दिया, तो ये ओहम इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. किसकी यूनिट है ओहम इंटू मीटर, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले उसको डिफाइन करना है. ये उसकी डेफिनेशन है, द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल, और उसके बाद आप उसकी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और उसकी यूनिट लिखेंगे. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपने लाजमी हर चीज़ की लिखनी है. ये जो ओहम इसमें आ रहा है ये रेजिस्टेंस की यूनिट है, इसको आप इधर लिख सकते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट की जगह. ठीक है, कि यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम. ये पॉइंट आप इधर ऐड कर लें. और यहाँ पर आपको तीनों पॉइंट्स पता चल रहे हैं. कौन कौन से पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन भी लिख रहे हैं, एक्सप्रेशन भी लिख रहे हैं और यूनिट भी लिख रहे हैं. उसके बाद आ जाएं कंडक्टेंस की तरफ. ये देखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंडक्टेंस. कंडक्टेंस को आप कैसे डिफाइन करते हैं. कंडक्टेंस इज अनदर क्वांटिटी यूज्ड टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल. जैसे रेजिस्टेंस होती है ना, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल को डिफाइन करती है, अभी हमने ऊपर देखा. ठीक है, इसी तरह कंडक्टेंस भी एक और प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल को यूज़ करती है, के बारे में होती है. ठीक है, इनफैक्ट कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल है, यानी इनवर्स है, उल्ट है किसका, रेजिस्टेंस का. सो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टेंस. तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या बनी. अच्छा, अब रेजिस्टेंस की यूनिट थी ओहम. ओहम को आप सिंबल में भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ था ग्रीक लेटर ये जो है, या फिर आप ओहम को अगर स्पेलिंग फॉर्म में लिखेंगे तो OHM ऐसे लिखते हैं ना ओहम. तो अगर आप उसको इन्वर्स करेंगे तो MHO बन जाता है. उन्होंने चूंकि ये रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस का, तो उन्होंने OHM जो यूनिट थी रेजिस्टेंस की, उसको उन्होंने क्या बना दिया है, MHO, उसका इन्वर्स कर दिया है, और उसको हम साइमन भी कहते हैं. ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस जो है वो मोहो है, MHO, या फिर साइमन. ठीक है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का. तो ये यहाँ से अब आपने इसकी डेफिनेशन भी लिख ली है, एक्सप्रेशन भी लिख ली है और यूनिट भी लिख ली है. उसके बाद आप आ जाएं कि कंडक्टिविटी. जैसे हमने ऊपर रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टिविटी पढ़ा, अब कंडक्टेंस पढ़ें और उसकी कंडक्टिविटी. अब कंडक्टिविटी क्या है. कंडक्टिविटी को ये ग्रीक लेटर सिग्मा, ये सिग्मा इज द ग्रीक लेटर, इससे आप कंडक्टिविटी को शो करते हैं. जैसे वहाँ पे रो से शो कर रहे थे आप रेजिस्टिविटी को, इधर आप सिग्मा को जो कंडक्टिविटी है सिग्मा, उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो इक्वल होगी 1 ओवर रो. रो क्या है, रेजिस्टिविटी. जैसे आपका कंडक्टेंस इक्वल है 1 ओवर रेजिस्टेंस के, इसी तरह आपकी कंडक्टिविटी जो है वो भी इक्वल होगी 1 ओवर रेजिस्टिविटी के. यानी सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रो, यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टिविटी. तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये आप इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे. अब आप इसकी यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ से क्या यूनिट बनेगी आपके हिसाब से, क्योंकि आप ये देखें इसकी यूनिट क्या थी, ओहम इंटू मीटर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आपने देखी है, रेजिस्टिविटी की यूनिट थी ओहम मीटर. तो इसको जरा आप इन्वर्स करें तो ये क्या बनेगी, इसका रेसिप्रोकल करें. तो रेसिप्रोकल करेंगे तो SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज
ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओहम मीटर था ना, तो ऊपर जाके वो क्या बन जाएगी, ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि MH मीटर -1 यानी मोहो मीटर इनवर्स, इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप लिख लें ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर आप मोहो मीटर इनवर्स भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस टेबल में उन्होंने कहा द रेजिस्टिविटी ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस जो है वो आपको दिखाई हुई है। ये देखें, सबसे पहले जो है सबसे ऊपर आपको सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, आयरन, प्लेटिनियम, कॉन्स्टेंटन, मरकरी, निक्रोम या नाइक्रोम जिसको कहते हैं, कार्बन, जर्मीनियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो ये सारे जो हैं मटेरियल्स हैं जिनकी रेजिस्टिविटी जो है उन्होंने आपको बताई हुई है। ठीक है, तो द रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर आल्सो, यानी रेजिस्टिविटी जो है उसको हम टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। ये इनकी सारी रेजिस्टिविटी आप देख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो सिल्वर, कॉपर जो कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁸ में, यानी इसका मतलब सबसे कम रेजिस्टिविटी है। अगर रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी तो इसका मतलब है इसमें कंडक्शन अच्छी होती है, अच्छे कंडक्टर्स है ना, दीज आर द गुड कंडक्टर्स, इसलिए इनकी कंडक्शन ज़्यादा है और रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम है। सिल्वर में भी, कॉपर में भी और गोल्ड में भी 10⁻⁸ की फॉर्म में। ठीक है, तो इनकी कंडक्शन अच्छी होगी। और सबसे नीचे जो जर्मीनियम और सिलिकॉन है ये आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें कंडक्शन जो है वो ज़रा कम होगी। अब ये देखें कि द रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, ये आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13.4 है, आप उसको देखें अपनी एक्सरसाइज में, उसका ये आंसर है। आपको पता है कि जब इन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज करते हैं, राइज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स इन द लैटिस जो है, यानी एटम्स जो है वो कोलाइड करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ और उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाता है, एंड हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कोलिजन विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेस, और उनकी फिर प्रोबेबिलिटी यानी वो ज़्यादा आपस में कोलाइड करेंगे। वन में से दैट द एटम्स एंड ऑफर अ बिगर टारगेट देन दैट इज द कोलिजन क्रॉस सेक्शन ऑफ द एटम्स इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, दिस मेक्स द कोलिजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम्स इन द लैटिस मोर फ्रीक्वेंट, यानी तेजी से कोलाइड करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ, क्योंकि वो रैंडम मोशन में होंगे तो कोलिजन इंक्रीज होंगी, एंड हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। मैंने आपको कल बताया था कि कंडक्टर का जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका जो है रेजिस्टेंस वो भी इंक्रीज करता है। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13.4 इन एक्सरसाइज। क्यों इंक्रीज करता है वो आपने आज देख लिया, क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि उसके दरमियान अंदर जो कोलिजन बिटवीन द एटम्स हैं और जो चार्ज पार्टिकल्स की जो कोलिजन है इन द एटॉमिक लैटिस वो इंक्रीज होती है, इस वजह से एटम्स की कोलिजन भी इंक्रीज होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन इंक्रीज होती है और वो जाके आपस में भी कोलाइड करते हैं और वॉल्स ऑफ द मटेरियल जो है उसके साथ कोलाइड करते हैं इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से, और इसलिए फिर मुज़ाहमत भी इंक्रीज होती है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी इंक्रीज होती है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए experimentally the change in the resistance of the metallic conductor with the temperature is found to be nearly linear over a considerable range of temperature above and below 0 degree Celsius। यानी जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसमें कंसाइडरेबल चेंज आता है मेटालिक कंडक्टर के अंदर। अब इसको डेफिनेशन ये, अब यहाँ से दो चीज़ें हम डिफाइन करने लगे हैं। बट ये अल्फा क्या चीज़ है, ये दोनों हैं सेम चीज़ लेकिन दोनों जरा अलग चीज़ों को डिफाइन करिए। इधर अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ जो अल्फा नीचे डिफाइन कर रहा है ये कर रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, और ये जो डिफाइन कर रहा है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। दोनों की यूनिट्स जो हैं वो सेम है, ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन इनवर्स है दोनों की। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम एक्सप्रेशन है, सिर्फ फर्क किसका है, रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी का। अब यहाँ से ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये किसके इक्वल होता है, RT माइनस R0 ओवर R0 T। इसकी डेफिनेशन ये है, द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस पर केल्विन। जो भी फ्रैक्शनल चेंज आता है रेजिस्टेंस में टेम्परेचर की वजह से जो चेंज आता है, क्योंकि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों डिपेंड करती हैं टेम्परेचर के ऊपर, अभी आपने ऊपर पढ़ा, तो जो भी उस टेम्परेचर की वजह से जो भी फ्रैक्शनल चेंज आएगा इन रेजिस्टेंस या इन रेजिस्टिविटी उसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहेंगे। अब इसकी एक्सप्रेशन है कि अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 ओवर R0 T। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ऊपर है न्यूमरेटर उसमें ओहम है
और डिनोमिनेटर में ओहम इंटू टी, टी क्या है टेम्परेचर, केल्विन हो जाएगा ना, तो ओहम ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा केल्विन, तो केल्विन इनवर्स जो है वो इसकी ऐसे यूनिट बन जाएगी। इसी तरीके से आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी का, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा है, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसकी रेजिस्टिविटी भी कम है। तो यहाँ से आप ये जो पीछे एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है R इक्वल टू रो L ओवर A, ये वाला एक्सप्रेशन आप दोनों का यूज कर सकते हैं। और R T का मतलब है रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T, और R नॉट का मतलब है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और उसके साथ रो नॉट लगेगा। रो नॉट क्या होता है, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। R नॉट इज R T जो है रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, इसी तरह रो टी जो है वो रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर है। इस एक्सप्रेशन को जब आप इधर वैल्यूज को पुट करेंगे, आर टी की वैल्यू को और आर नॉट की वैल्यू को, ये एक्सप्रेशन आपको कहाँ से मिला है मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देती हूँ। ये एक्सप्रेशन अभी आपने पीछे पढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप आर टी को भी डिफाइन कर सकते हैं एक्सप्रेशन नंबर 13.6 से, और आर नॉट को भी डिफाइन कर सकते हैं। जब आर टी करेंगे तो रो टी हो जाएगा, जब आर नॉट करेंगे तो रो नॉट हो जाएगा। एल और ए कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जब ये एक्सप्रेशंस आप इधर पुट करेंगे तो आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मिल जाएगा, एंड दैट इज जो रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी। जैसे सेम एक्सप्रेशन वही आएगा जैसे ऊपर आपने पढ़ा, सिर्फ रेजिस्टेंस की जगह आप क्या आ जाएगा रेजिस्टिविटी, ठीक है। जैसे इधर लिखा हुआ था वेयर आर नॉट एंड आर टी आर द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड टी डिग्री सेल्सियस। इसी तरह यहाँ पर अब जो रो नॉट है वो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जो रो टी है वो रेजिस्टिविटी है एट टी डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे, साथ यूनिट लिखेंगे, दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने इसको डिफाइन किया, सिमिलरली आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। ये था फ्रैक्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस पर केल्विन, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की जगह क्या वर्ड आ जाएगा रेजिस्टिविटी पर केल्विन, बाकी सेम डेफिनेशन रहेगी, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब ये साइड पे देखें, ये उन्होंने साथ ये ग्राफ दिखाया हुआ कि टेम्परेचर जो है वो जब इंक्रीज करता है तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करती है अप टू अ सर्टन लेवल। ये आप देख सकते हैं 400 केल्विन तक ऑलमोस्ट 400 डिग्री सेल्सियस तक ऑलमोस्ट जो है वो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन आफ्टर 400 डिग्री सेल्सियस उसमें अब चेंज आ रहा है। ये वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी कॉपर की दिखाई हुई है जो कि अच्छा मटेरियल है ना आपका, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इन कंडक्टर्स, कॉपर इज अ कंडक्टर, तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होती है इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ये लिखा हुआ है फॉर सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर के लिए देयर आर सम सब्सटेंसेस लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जिनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स, हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज, जिनका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, ये पॉइंट भी मैंने आपको कल बताया था, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इन सब्सटेंसेस को हम, इनकी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, दीज सब्सटेंसेस हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी नेगेटिव अल्फा होती है, जिनका जिस टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, जैसे कि कॉपर जो कंडक्टर्स हैं उनकी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होती है, और जिनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हैं, उनकी जो अल्फा है यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपने अब इसमें रखनी है कि ये पॉजिटिव अल्फा किसकी है फॉर कंडक्टर्स, और नेगेटिव अल्फा किसकी होती है फॉर सेमीकंडक्टर्स। ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन साइड पे दी हुई है कि इंस्पेक्टर्स कैन इजीली चेक द रिलायबिलिटी ऑफ कंक्रीट ब्रिज मेड विद कार्बन फाइबर्स, द फाइबर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ सेंसर्स शो दैट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इंक्रीजिंग ओवर टाइम, द फाइबर्स आर सेपरेटिंग बिकॉज ऑफ क्रैक्स। तो वो सेंसर्स की मदद से देख सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अगर तो इंक्रीज करी, क्योंकि कार्बन फाइबर जो उसके अंदर लगे हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, और उनकी कंडक्शन को देख के और उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को एवेल्युएट करके वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रैक्स की वजह से वो जो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है ओवर द टाइम, द फाइबर्स आर सेपरेटिंग, तो उन्हें पता चल जाएगा कि इसमें क्रैक्स आ रही, ठीक है। तो उससे उसकी कोई भी ब्रिज बना होता है वो कितना मर्जी पुराना हो जाए तो उसको चेक कर सकते हैं कि ये कितनी देर तक और सही रह सकता है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से हुई हुई है, कितनी देर तक ये सही वर्क करेगा और कितनी देर के बाद ये कोलैप्स कर जाएगा। तो इस तरह से वो उसको रेजिस्टेंस की वैल्यूएशन करके और उसकी कंडक्शन को देख के वो उस चीज़ को वैल्यूएट कर सकते हैं। आपने इस टेबल की वैल्यूज़ को भी ज़रा अच्छे से, स्पेशली ये जो 3 ऊपर की वैल्यूज़ हैं सिल्वर, कॉपर और गोल्ड की, ये अच्छे कंडक्टर्स हैं तो ये MCQs में आती हैं। ये साथ उनकी रेजिस्टिविटी भी दी हुई है और साथ उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी दिया हुआ है अल्फा, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ भी हैं। इस टेबल को भी ज़रा आपने अच्छे से देखना है। और उसके बाद ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 13.2
और एग्जाम्पल नंबर 13.3। ये दो एग्जाम्पल्स बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी आपने अच्छे से करना है। ये पास्ट पेपर्स में आई हुई हैं, बल्कि ये जो क्वेश्चन मैंने आज आपको जितनी डेफिनेशंस की हैं ये इकट्ठी एक दफ़ा आई थी और पेपर में उन्होंने डेफिनेशंस इकट्ठी करके एक जगह पर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछ ली थी। ठीक है, तो आपने इन डेफिनेशंस पे बड़ी खास ध्यान देना है। अब ये देखें इसमें क्या दिया हुआ है, करंट दी हुई है आपको, आयरन वायर वैन बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको दी हुई है। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, द लेंथ ऑफ द वायर भी आपको दी है और एरिया भी दिया है। तो आपने उसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है। रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगी, पहले आप उसकी रेजिस्टेंस निकालें V = ओहम लॉ लगा के, तो R = V/I करके आप उसकी पहले रेजिस्टेंस निकालें और अभी अभी आपने जो रेजिस्टिविटी का फार्मूला पढ़ा है ρ = RA/L, उस फार्मूले से आप उसकी जो है वो रेजिस्टिविटी ओहम मीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको कैलकुलेटर पे करके देखना है। आगे एग्जाम्पल नंबर 13.3, इसमें प्लेटिनियम वायर है, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओहम दी हुई है 0 डिग्री यानी R0 10 ओहम है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और RT जो है वो एट एनी टेम्परेचर वो कितनी है 20 ओहम दी हुई है और उसका टेम्परेचर क्या है 273। तो आप इसको दो तरह से लिखते हैं, एक दफ़ा T0 है इनिशियल टेम्परेचर और TF जो है उसका फाइनल टेम्परेचर। अब इनिशियल टेम्परेचर T0 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आपको पता है उसमें 273 जब ऐड करते हैं तो वो 273 केल्विन बन जाता है। इसी तरह जो फाइनल टेम्परेचर है 273 डिग्री सेल्सियस, उसमें भी आप 273 ऐड करके उसको केल्विन टेम्परेचर बनाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट टेम्परेचर की केल्विन होती है। ठीक है, तो आपने उसको उसमें कन्वर्ट करना है लाजमी, बगैर ऐसे डिग्री सेल्सियस की वैल्यूज आप नहीं ले सकते ना। अब आप इसका नेट टेम्परेचर निकालें। नेट टेम्परेचर क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, वो हो गया 273 केल्विन। इसको अब आपने अपने फार्मूला में यूज करना है। सो अल्फा = RT - R0/R0T। आप RT की वैल्यू डालें, ये 20 ओहम माइनस 10 ओहम डिवाइडेड बाय R0, 10 मल्टीप्लाई बाय ये जो आपने नेट टेम्परेचर निकाला है 273, और यहाँ से पर केल्विन में जो है आपके पास अल्फा कैलकुलेट आप कर सकते हैं, विच इज़ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी निकालना हो तो वो यही फार्मूला होता है, बस रो आ जाता है आर की जगह। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट्स क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यू कैन आइदर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। कमेंट करें, कोई भी मसला हो परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, और अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।